नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 26 अप्रैल 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, कांग्रेस का एजेंडा जनता की संपत्ति हड़पना। भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन द्वारा जारी घोषणा पत्र जहां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है, इस घोषणा पत्र में कम्युनिस्ट और माओवाद की झलक भी दिख रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातिगत सर्वेक्षण, जातिगत गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की बात की गई और घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम इस देश के लोगों की संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे और उसका पुनर्वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात कही गई है। सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण, बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की बात हो, ये योजनाएं विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए शुरू करने का संकल्प घोषणा पत्र में लिया गया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका की तरह हिंदुस्तान में भी विरासत टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की संपत्ति वो अगली पीढ़ी को विरासत में जाएगी तो उसका 55% हिसाब सरकार के पास चला जाएगा। जमीन जायदाद जब्त करने की फिराक में कांग्रेस। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी अलायंस वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण के नाम पर जनता की कमाई, संपत्ति, घर, जमीन जायदाद जब्त करने की फिराक में है। जनता की पैतृक संपत्ति और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेहनत से बनाए गए सभी संसाधनों को भी हड़पने का सपना देख रही कांग्रेस अपने मकसद को पूरा के लिए इसे पुनर्वितरण का नाम दे रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र से यह तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट झलक रही है कि आम जनता की संपत्ति, घर, सोना, एफडी कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही कांग्रेस का हिडन एजेंडा है। समाचार नंबर 2, साल 2019 में कुल्लू रहा था मतदान में आगे। वर्ष 2019 का मंडी संसदीय क्षेत्र का लोकसभा चुनाव रोचक रहा था। संसदीय क्षेत्र के चुनाव में इतिहास में पहली बार जीत-हार का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा पहुंचा था। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र मतदान करने में पहले स्थान पर था, जबकि सराज विधानसभा क्षेत्र दूसरे और नाचन विधानसभा क्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा था। मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए कुल्लू के मतदाताओं ने बढ़चढ़ मतदान किया था। लिहाजा कुल्लू में मतदान को लेकर लोग बाकी विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले जागरूक दिखे। इस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए कुल मतदान 64,873 हुआ था। भाजपा को 43,414 और कांग्रेस के खाते में 18,746 मत पड़े थे। हालांकि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को लीड नहीं दे पाए। वहीं सराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव में मतदान करने में यह दूसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर कुल वोटिंग 63,742 हुई थी। भाजपा को 49,166 और कांग्रेस को 12,017 वोट पड़े थे। हालांकि भाजपा यहाँ पर अपने प्रत्याशी को लीड देने में अव्वल रही थी। वहीं तीसरे स्थान पर नाचन विधानसभा क्षेत्र रहा है। यहाँ पर कुल वोटिंग 63,343 हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस को 17,361 और भाजपा के खाते में 43,756 वोट पड़े थे। लिहाजा कुल्लू, सराज और नाचन के मतदाता 2019 में मतदान के लिए काफी जागरूक दिखे हैं।
मंडी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। HDM 2019 में हुआ था 77.32% मतदान। 2019 के आम लोकसभा चुनाव में मंडी क्षेत्र सुर्खियों में रहा है। इस क्षेत्र के लोगों ने मतदान में बैचलर भागीदारी सुनिश्चित की थी। इस निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2019 में 77.32 मतदान हुआ। भाजपा उम्मीदवार ने 6,4,7,1,8,9 वोट हासिल करते हुए 4,05,459 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी को 2,41,730 वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी थी। 2019 में वोटिंग विधानसभा कुल वोट भरमौर 47,637, लाहौल स्पीति 14,776, मनाली 54,522, कुल्लू 64,878, बंजार 54,694, आनी 61,472, करसोग 53,891, सुंदरनगर 56,971, नाचन 63,343, सराज 63,742, द्रंग 62,959, जोगिंद्रनगर 61,966, मंडी 56,268, बला 58,684, सरकाघाट 57,858, रामपुर 51,050, किन्नौर 40,812। समाचार नंबर 3। मुकेश अग्निहोत्री बोले, न मैं चुनाव लड़ रहा, न मेरी बेटी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करवाए गए सर्वे में सबसे ऊपर नाम आने के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुकेश अग्निहोत्री ने तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए कहा कि न तो वह कोई चुनाव लड़ रहे हैं, न ही उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री कोई चुनाव लड़ेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि न तो उन्हें कोई चुनाव लड़े के लिए बाध्य कर सकता है, न ही कोई चुनाव मुझ पर थोप सकता है। मैं राजनीति अपने मन की, अपनी शर्तों पर तथा अपने हिसाब से करता हूँ। न मैं लड़ रहा हूँ, न आस्था लड़ रही है, न हम लोकसभा लड़ रहे हैं, न विधानसभा लड़ रहे हैं। यह हमारा पारिवारिक फैसला है। इस समय हमारी सबसे बड़ी श्रद्धा सिम्मी अग्निहोत्री की तरफ है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आस्था अग्निहोत्री को संसदीय चुनाव लड़े का ऑफर प्राप्त हुआ था। उसने बड़ी विनम्रता से चुनाव लड़े में असमर्थता जाहिर कर दी थी। उन्हें गगरेट विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़े का प्रस्ताव आया था, जिस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया था। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो प्रस्ताव आए थे वे आस्था अग्निहोत्री के लिए आए थे। दोनों प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद अब विराम लग चुका है। न तो मुझे कोई चुनाव लड़ा है, न ही मेरी बेटी को। हर चीज राजनीति ही नहीं होती, जीवन के दूसरे मकसद भी है। हाल ही में मेरी पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री का निधन हुआ है। हमारे परिवार के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है। अभी हालात सामान्य नहीं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कौन साजिश कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, हम इनसे ऊपर निकल चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वह आभारी हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने आस्था अग्निहोत्री को लोकसभा व विधानसभा के लिए प्रस्ताव दिया, उसे इस काबिल समझा। यह किसी भी बच्चे के लिए गर्व की बात होती। यदि परिवार की स्थितियां सामान्य होती तो इस पर विचार करते। समाचार नंबर 4। राष्ट्रपति निवास में इस बार एट होम नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौर में इस बार बहुत कुछ पहली बार हो रहा है।
नई बात यह है कि राष्ट्रपति मशोबरा स्थित अपने निवास द रिट्रीट में एट होम का आयोजन नहीं करेंगी। पिछले साल यह आयोजन हुआ था और इसी दिन ओलावृष्टि के कारण राष्ट्रपति निवास परिसर में अव्यवस्था हो गई थी। फिर सभी अतिथियों के लिए राष्ट्रपति निवास में एंट्री देनी पड़ी थी। राष्ट्रपति 4 से 8 मई के बीच शिमला प्रवास पर आ रही हैं। एक और नई बात यह है कि इस बार राष्ट्रपति का यह दौरा वायु सेवा के हेलीकॉप्टरों से कल्याणी हेलीपैड पर लैंडिंग के बजाय डोनियर विमानों से जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर होगा। राष्ट्रपति के परिवार के 8 सदस्य उनके साथ शिमला प्रवास पर आ रहे हैं। इस बार वायु सेवा के पायलट के लिए विल्ली पार्क सर्किट हाउस में ही व्यवस्था होगी। बाकी राष्ट्रपति के स्टाफ को हिप्पा रेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। राष्ट्रपति के इस दौर में द रिट्रीट हेरिटेज भवन को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसकी जगह इसी तरह का नया भवन बनाने का विचार चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रपति को लेना है। राष्ट्रपति दौरे के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 अधिकारियों की डिमांड की है। कार्मिक विभाग को IAS और HAS अधिकारियों में से लायजन अफसर देने को कहा गया है। इनकी ड्यूटी अलग अलग काम के लिए लगेगी। राष्ट्रपति मुर्मू 4 से 8 मई के बीच शिमला में होंगी और इस बार राष्ट्रपति निवास मशोबरा में एट होम का आयोजन नहीं होगा। शेड्यूल के अनुसार राज्य सरकार और प्रशासन राष्ट्रपति दौरे की तैयारी में लगा हुआ है। राष्ट्रपति 6 मई को धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी करेंगी। समाचार नंबर 5। सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट ने कमाए 871 करोड़। प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित 100 मेगावाट के सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट ने बिजली उत्पादन में देश की नवरत्न पावर कंपनियों को पछाड़ दिया है। सैंज में बहने वाली पिन पार्वती नदी में जबरदस्त पावर करंट आया है। सैंज हाइडल प्रोजेक्ट ने 7 साल के कार्यकाल में 2530 मिलियन यूनिट बिजली के साथ 871 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। लिहाजा पावर निगम के इस प्रोजेक्ट ने जहां प्रदेश सरकार का खजाना भर लिया है, वहीं प्रदेश सरकार इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत मान रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परियोजना प्रबंधन को बाकायदा बधाई संदेश भेजा है। प्रदेश पावर निगम के मुख्यालय शिमला से मिली जानकारी के अनुसार सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट की बिजली ने 871 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। कर्ज तले दबे राज्य की आर्थिकी को किसी संजीवनी की तलाश है। ऐसे में 100 मेगावाट का सैंज प्रोजेक्ट राज्य की आर्थिकी का प्रमुख प्रोजेक्ट माना जा रहा है। प्रदेश पावर निगम के इस प्रोजेक्ट ने 7 वर्ष के कार्यकाल में अपने नाम पर बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। जहां तक सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, इसने वर्ष 2017 में बिजली उत्पादन करना आरंभ कर दिया, जबकि इससे 307 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित होगी और सरकार को सालाना 154 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि इस प्रोजेक्ट ने 871 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है। उल्लेखनीय है कि पावर निगम द्वारा बनाए गए इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के राजस्व से ऊर्जा सेक्टर राज्य की आमदनी में भारी इजाफा होने का अनुमान है। सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट के उप महाप्रबंधक विद्युत इंद्र शर्मा ने बताया कि हर मौसम में सैंज प्रोजेक्ट के कैचमेंट एरिया में बारिश से नदी में पानी की आवक बढ़े से टरबाइनों ने भी लगातार रफ्तार पकड़े रखी। सैंज जल विद्युत परियोजना ने अभी तक 871 करोड़ का राजस्व कमाया है, जबकि 2530 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा चुकी है। सैंज प्रोजेक्ट के प्रशासनिक अधिकारी अनूप गौतम ने बताया कि गत वर्ष सैंज नदी में आई बाढ़ के चलते प्रोजेक्ट को थोड़ा नुकसान हुआ, अन्यथा बिजली उत्पादन में और इजाफा होना था। फिर भी प्रोजेक्ट में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ने दी बधाई।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सैंज प्रोजेक्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रबंधन वर्ग की कड़ी मेहनत, लगन व प्रयासों से प्रोजेक्ट ने सरकार का सपना साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। मैं इन्हें हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। समाचार नंबर 6। पीजीआई में दाखिल बिटिया स्वस्थ होकर जल्द लौटेगी घर। पालमपुर बस स्टैंड में दराट के हमले से घायल युवती की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पीड़ित परिवार कर मदद के लिए भी दानवीर आगे आए हैं। जानकारी के अनुसार दराट से 12 जगह काटी गई 20 वर्षीय शाइना इस समय पीजीआई चंडीगढ़ में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। सिरफिरे ने कॉलेज छात्रा पर दराट इसलिए हमला कर अधमरा कर दिया क्योंकि छात्रा ने युवक से शादी को मना कर दिया। प्रदेश को शर्मसार करने वाली इस घटना से युवती के परिजनों व आम जनता में काफी आक्रोश में है। लोग जहां इस वारदात के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं युवती के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले और दूसरों की बहन बेटियां भी सुरक्षित रह सके। हालांकि युवती अभी पीजीआई में उपचाराधीन है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इसी बीच दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने दिव्य हिमाचल सहायता कोष से पीड़ित युवती के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हुए अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे इस पीड़ित निर्धन परिवार की मदद को आगे आएं। दिव्य हिमाचल की पहल से लोग बिटिया की मदद को आगे आने लगे हैं। लड़की के पिता जोगिंद्र सिंह पेंटर का काम करते हैं तथा माता गृहिणी है। लड़की की एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई ITI कर रहा है। युवती KLB कॉलेज पालमपुर से स्नातकोत्तर MA की पढ़ाई कर रही है। दानवीर इस पते पर भेजे मदद। पीड़ित के लिए कैश, मनी ऑर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट दिव्य हिमाचल सहायता कोष के नाम पर इस पते पर भेजे। दिव्य हिमाचल सहायता कोष, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप, पुराना मटौर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 176001। हेल्पलाइन नंबर। सभी दानियों के नाम दिव्य हिमाचल में प्रकाशित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 78078 से 44144, 7018197293, 9418407889941182 से 55757। नोट: दान की गई राशि को आयकर की धारा 80G के तहत छूट प्राप्त है। डिप्टी CM ने चंडीगढ़ में जाना हमले में घायल युवती का हाल। पालमपुर में हुए जानलेवा हमले में पीड़ित युवती का हालचाल जानने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे। मुकेश अग्निहोत्री ने घायल युवती के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सकों से पूरी रिपोर्ट ली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चिकित्सकों से बातचीत में पता चला कि पीड़ित बेटी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार बिटिया के इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। इस संदर्भ में पीजीआई प्रशासन को सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर की दर्दनाक घटना दुखद है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी को इंसाफ दिया जाएगा। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। समाचार नंबर 7। आज लौटेंगे CM, टिकटों पर फैसला फंसा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से शुक्रवार को वापस लौट रहे हैं और इसके बाद वह शिमला संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री पच्छाद और डोडरा क्वार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे के साथ ही शिमला संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में प्रचार का आगाज हो जाएगा। इस बीच कांग्रेस की टिकटों पर फैसला फंस गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक न हो पाने की वजह से फैसले में देरी हो रही है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ गया है।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोकसभा का चुनाव लड़े से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने बेटी आस्था अग्निहोत्री के भी चुनाव लड़े की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ है और उनका परिवार इस स्थिति में नहीं है कि लोकसभा का चुनाव लड़ पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बेटी आस्था को पहले लोकसभा और उसके बाद गगरेट से विधानसभा का टिकट ऑफर किया था, लेकिन आस्था ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री के इस फैसले के बाद कांग्रेस को अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने सशक्त उम्मीदवार की तलाश करनी होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठक में सतपाल रायजादा को टिकट की पैरवी की गई थी, लेकिन इस पर कांग्रेस हाईकमान ने मुहर नहीं लगाई। पिछली बैठक में शिमला और मंडी से 2 ही टिकटें तय हो पाई थीं। अब मुकेश अग्निहोत्री के इनकार के बाद कांग्रेस के लिए हमीरपुर में मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सशक्त उम्मीदवार माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब आगामी 2 से 3 दिन में दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मैं सर्वे में टॉपर पर नहीं लड़ूंगा चुनाव। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि वह कांग्रेस के सर्वे में हर बार टॉपर ही होते हैं। वह 20 से 22 साल से टॉपर बने हुए हैं, लेकिन इस बार स्थिति चुनाव लड़े के अनुकूल नहीं है। वह हाल ही में अपनी पत्नी को खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने बेटी आस्था अग्निहोत्री को लोकसभा और गगरेट से विधानसभा की टिकट का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वह लोकसभा का चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम की डोडरा क्वारपच्छाद में जनसभा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को हिमाचल लौट रहे हैं। वे शिमला संसदीय क्षेत्र के डोडरा क्वार और सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि इस दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से सुबह डोडरा क्वार पहुंचेंगे। यहां 10:30 बजे जनसभा आयोजित होगी, जबकि इसके बाद दोपहर 1 बजे राजगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र में इस दौरे के साथ ही मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला ही दौरा है। जगमोहन मल्होत्रा कांग्रेस के राज्य मीडिया पैनलिस्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सांसद प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के स्वीकृति के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने जगमोहन मल्होत्रा को पार्टी का राज्य स्तरीय मीडिया पैनलिस्ट के पद पर नामित किया है। उनकी यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी गई है। 3 आजाद एमएलए पर भाजपा का दबाव। बागबानी मंत्री बोले, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे विधायकों के इस्तीफे पर फैसला। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों पर भाजपा का भारी दबाव है। इसी दबाव के चलते उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दिया है। उनके त्यागपत्र अभी भी विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति है कि वह किसी के भी त्यागपत्र की पूरी जांच करें कि क्या वह स्वेच्छा से दिया गया है या किसी दबाव में। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का भी पूरा अधिकार है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि निर्दलीय विधायकों को जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार ने सुरक्षा दे रखी थी, उससे भी साफ है कि उन पर कोई दबाव है। देश के इतिहास में यह पहला मामला है
जहां निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दिया हो और अपने त्यागपत्र स्वीकार करवाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हों। चूंकि अभी इन निर्दलीय विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आना बाकी है, इसी बीच इन 3 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्होंने अब इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष चुनौती दी है कि निर्दलीय विधायक किसी भी अन्य दल में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। हरीश जनार्था बोले, मेरा पक्ष भी सुने न्यायालय। शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था ने बताया कि उन्होंने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि इन निर्दलीय विधायकों की याचिका पर कोई फैसला देने से पूर्व उन्हें भी सुना जाए। इन निर्दलीय विधायकों ने जिस दबाव में अपना त्यागपत्र दिया है, वह इसकी जानकारी पूरे तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष पेश होकर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में जनमत का अपमान करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की है। बाली बोले, कांग्रेस नहीं, अपनी पार्टी की चिंता करें नेता प्रतिपक्ष। नगरोटा बगवा के विधायक RS बाली ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। उन्हें कोई भी बयान देने से पहले मेरे पत्र को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए था। RS बाली ने जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वह कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि कांगड़ा से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा वह मजबूत होगा और जीत दर्ज करेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि मात्र किसी के नाम के आधार पर सांसद चुनकर पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने कहा कि लोग यह भी जानते हैं कि इस बार राज्यसभा चुनावों में क्या हुआ और इसके पीछे कौन थे। लोग इनके सभी जुमलों को पहचान चुके हैं। चाहे सभी के खातों में 15 लाख रुपए जमा करना हो, पिछले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देनी हो, विदेशों से काला धन वापस लाना हो, 2022 तक सभी कच्चे घर पक्के करने हो या हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा करानी हो, ऐसे बहुत से जुमले भाजपा द्वारा प्रदेश व देश के लोगों को दिए गए थे। भाजपा की सरकार देश में 10 बार रह चुकी है। अब आपका सवाल पूछने का नहीं, जवाब देने का समय है। बाली ने कहा कि प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद भाजपा के सांसद पूरे 5 साल नच तक नहीं आए। मैं उन नेताओं की तरह जिम्मेदारियों से भागने वालों में से नहीं हूँ। RS बाली जो कहता है वो करता है। समाचार नंबर 8। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही हर महिला के खाते में आएंगे 1 लाख। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनती है तो देश की हर महिला के खाते में 1 लाख हर वर्ष दिया जाएगा और युवाओं को 30 लाख रोजगार का जो वादा कांग्रेस ने किया है वो पूरा किया जाएगा। यह बात सांसद ने गुरुवार को रामपुर क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्र 15-20 के फाचा पंचायत से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कही। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष एवं मंडी क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। सांसद ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 हर महीने देने का वादा किया था, उसे लागू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में भाजपा के नेता उसके खिलाफ कोर्ट तक चले गए थे। उन्होंने इन सभाओं में आमजन से मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को वोट देने की अपील की। समाचार नंबर 9। युवक ने अपनी छाती में घोंपा चाकू, मौत। पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले कराड़ा क्षेत्र के युवक ने अपनी छाती में चाकू घोंपकर मौत को गले लगा लिया। छाती में चाकू की चोट लगने के बाद बुरी तरह घायल हुए युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया। वहां उपचार के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है।
युवक ने नशे की हालत में यह खौफनाक कदम उठाया। महज 1 साल पहले ही युवक की शादी हुई थी तथा उसकी 1 महीने की बच्ची है। जानकारी के मुताबिक गत बुधवार रात के समय करीब 9:30 बजे युवक अमन कुमार निवासी गांव वडाकघर कराड़ा तहसील व जिला हमीरपुर पत्नी के साथ था। इस दौरान उसने शराब का सेवन कर रखा था और उसने चाकू से अपनी छाती पर वार कर लिया। छाती में चाकू लगने से घायल हुए युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने जांच के दौरान इसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि युवक ने खुद पर चाकू से वार क्यों किया। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक अपने पीछे पत्नी तथा 1 महीने की बच्ची छोड़ गया है। मृतक ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी थी तथा पुणे में नौकरी करता था। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर पदम चंद ने बताया कि पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में आगामी छानबीन की जा रही है। परिजनों के बयान कलमबद्ध किए गए हैं। युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क किया आत्मदाह का प्रयास। ऊना के पुराना बस अड्डा चौक पर पुलिसकर्मी के साथ लोगों ने रोका। ऊना मुख्यालय स्थित पुराना बस अड्डा चौक पर गुरुवार सुबह एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। गनीमत रही कि चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मी व अन्य लोगों ने युवक को रोक लिया। बताया जा रहा है कि युवक पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर उक्त कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ है। इस दौरान चौक पर भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। जानकारी के अनुसार राजीव कौशल निवासी टाहलीवाल ने पुलिस पर एक मामले में उसके साथ नाइंसाफी करने के आरोप लगाए। युवक गुरुवार सुबह अपने दोपहिया वाहन पर सवार होकर आया और पुराना बस अड्डा चौक शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचा। उसने सड़क के बीच ही अपनी स्कूटी खड़ी कर पेट्रोल से भरी एक बोतल स्कूटी की डिग्गी से निकाली और खुद पर छिड़कने लगा। उसकी इस हरकत को चौक में तैनात यातायात पुलिसकर्मी ने देख लिया। वहीं स्थानीय दुकानदार भी उसकी ओर भागे। पुलिसकर्मी व अन्य लोगों ने व्यक्ति के हाथ से माचिस छीनी। उधर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने इस युवक के दावे की जांच की जाएगी। समाचार नंबर 10। अनुराग ठाकुर ने निशाने पर लिया विपक्ष का घोषणा पत्र, कहा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के साथ ही वसूली चालू कर देती है। यह वसूली टैक्स व्यापारियों से लेकर प्रत्येक आम आदमी को देना पड़ता है, लेकिन इस बार मौत के बाद भी कांग्रेस अपनी वसूली जारी रखना चाहती है। यह उसके मैनिफेस्टो से स्पष्ट है। कांग्रेस का कहना है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति आपके संतानों की नहीं, बल्कि उनके वोट बैंक की हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के राज में न संपत्ति सुरक्षित है, न संतान सुरक्षित है, न हमारी सीमाएं सुरक्षित है और न ही हमारा सनातन सुरक्षित है। अनुराग ठाकुर ने यह बातें गुरुवार को अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कही। अनुराग ठाकुर गुरुवार को सर्वप्रथम जसवां प्रागपुर मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल हुए। इसके पश्चात वे ऊना के अम्ब पहुंचे, जहां उन्होंने चिंतपूर्णी मंडल के पन्ना प्रमुखों की बैठक ली। देर शाम अनुराग ठाकुर गगरेट विधानसभा के मुबारकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोकतंत्र पर ज्ञान न दे तो बेहतर है। 60 वर्षों के राज में देश के कोने कोने में जबरदस्ती एक परिवार का नाम घुसाने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस बार भी मोदी की झोली में डालेंगे चारों सीटें। गगल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन के बल पर ही भाजपा ने लगातार हमीरपुर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों 2014 और 2019 में जीती।
इस बार के लोकसभा व उपचुनावों को लेकर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। इस बार भी सभी चारों सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने जिला हमीरपुर और ऊना दौरे के लिए गुरुवार प्रातः दिल्ली से स्पाइस जेट के विमान से गगल हवाई अड्डे पर पहुंचे। इस दौरान गगल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से रूबरू हुए। समाचार नंबर 11। धर्मशाला से एडीबी का ऑफिस शिफ्ट, यहां से हो रहा संचालन। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी से धीरे धीरे विभागीय कार्यालयों को शिफ्ट करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक दौरा था जब धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाकर यहां राज्य स्तर के महत्वपूर्ण कार्यालयों को खोलने के प्रयास चलते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कार्यालयों को धर्मशाला से शिफ्ट करने की यह नई मुहिम सबको हैरत में डाल रही है। ताजा जानकारी के अनुसार धर्मशाला स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में चल रहे एडीबी ऑफिस को शिफ्ट कर नगरोटा बगवां से संचालित किया जा रहा है। यहां काम करने वाले करीब 8 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना से हर कोई हैरान है। इसके अलावा धर्मशाला के ढगवार में प्रस्तावित करीब 132 करोड़ के यूनिटी मॉल को भी शिमला शिफ्ट करने की तैयारी अंदर खाते जारी है। शिमला नगर निगम के अधिकारी बाकायदा इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले भी धर्मशाला से पीडब्ल्यूडी का क्वालिटी कंट्रोल विंग स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे क्षेत्र के लोगों में भी रोष की लहर है कि एक एक करके सभी कार्यालयों को धर्मशाला स्थित जिला मुख्यालय से शिफ्ट किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में अभी तक चल रहा एडीबी का ऑफिस एकाएक शिफ्ट किए जाने से हर कोई हैरान है। एचडीएम सीयू कैंपस भी लटका। धर्मशाला में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस का निर्माण भी 30 करोड़ जमा न होने के कारण लटका हुआ है। हालांकि सरकार इसे धर्मशाला में बनाने का आश्वासन दे रही है, लेकिन जिस तरह से सीयू के पैसे जमा नहीं करवाए जा रहे हैं, उससे लोगों को अब यह भी चिंता सताने लगी है कि कहीं उनसे सीयू भी न छिटक जाए। धर्मशाला से भेदभाव के लगते रहे हैं आरोप। धर्मशाला के भाजपा नेता अरसे से जिला मुख्यालय से भेदभाव के आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण ऑफिस के अचानक चुनावों के समय शिफ्ट होने से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है। समाचार नंबर 12। डोडूवाल में बड़ा हादसा, सिलेंडर से गैस रिसाव के बाद ब्लास्ट। औद्योगिक कस्बे बद्दी के तहत डोडूवाल में एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसाव के बाद हुए ब्लास्ट से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि घर की एक दीवार ढह गई। इसके बाद लगी आग पर जैसे तैसे काबू पाने के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन व फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी घटनास्थल का दौरा कर कारणों की छानबीन करते हुए साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार अलसुबह करीब 4 बजे बद्दी के डोडूवाल गांव के एक मकान में एलपीजी गैस रिसाव के बाद हुए जोरदार ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि कमरे की दीवार ही उड़ गई और मकान के भीतर सो रहे दंपति व 3 बच्चे आगजनी व मलबे की चपेट में आ गए। धमाके की गूंज की काफी दूर तक सुनी गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। मकान मालिक व आसपास के अन्य लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबे के नीचे से गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के उपरांत घायलों को पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई में उपचाराधीन घायल विनोद 45, निर्मला 40, 2 बेटे अशसिह 18 और अंकित 4 और एक बेटी रोशनी
12 निवासी सीतापुर उत्तर प्रदेश की हाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम व फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटना स्थल का दौरा किया और कारणों की पड़ताल की। डीएसपी बद्दी खजाना राम ने बताया कि फिलहाल कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों की एक टीम ने भी घटना स्थल का दौरा किया है। पुलिस को घटना की जानकारी बगल के कमरे में रहने वाले मकान मालिक ने दी। परिवार को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है। समाचार नंबर 13। नकली पिस्टल दिखा महिलाओं से लूटे गहने। जिला बिलासपुर के अंतर्गत थाना कोट के दबट में पंजाब राज्य के 5 लोगों ने कार में सवार होकर पिस्टल की नोक पर 2 महिलाओं के गहने लूट लिए। हालांकि पुलिस की ओर से वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को महज 20 मिनट में ही पंजाब राज्य की कीरतपुर साहिब पुलिस और जिला बिलासपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से कीरतपुर में ही दबोच लिया गया। इस मामले में संलिप्त आरोपियों ने नाके तोड़ते हुए पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने के प्रयास किए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में एक महिला भी शामिल है। 5वां नाबालिग इस वारदात में संलिप्त पाया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने, गाड़ी को जब्त करने के साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नैनादेवी क्षेत्र के तहत दबट में पुल पर 2 महिलाएं बैठी हुई थीं। इस दौरान गांव गंभीरपुर की ओर से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार आई। कार में से 3 युवक और एक महिला नीचे उतरी। इन लोगों ने यहां से गुरु का लाहौर जाने का रास्ता पूछा। इस दौरान अचानक ही एक युवक ने पिस्टल निकालकर महिला के गले पर पिस्टल रख दी। इस दौरान इन महिलाओं से सोने की बालियां, टॉप्स जबरदस्ती छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद गाड़ी में सवार होकर ये लोग गुरु का लाहौर की ओर से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस थाना कोट ने बाकायदा टीमें गठित की। जिला पुलिस की ओर से पंजाब राज्य की आनंदपुर साहिब पुलिस के साथ भी संपर्क किया गया। इसके बाद कीरतपुर साहिब पुलिस से भी संपर्क किया गया और तुरंत कार्रवाई हुई। पुलिस की ओर से इस दौरान पकड़े गए इन 5 लोगों के कब्जे से महिलाओं से लूटे गए गहने भी बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा पुलिस की ओर से जब पिस्टल को लेकर आरोपियों से पूछताछ की गई तो लाइटर नुमा एक नकली पिस्टल इन आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई। पुलिस ने स्विफ्ट कार के चालक गौरव, अजय, गुरविंद्र, पिंकू शर्मा, 33 वर्षीय महिला जसप्रीत कौर को गिरफ्तार किया है। उधर इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।